हाँ जी, नमस्कार। आज अपने महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज अपने हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, हिंदी की जहाँ से शुरुआत मानी जाती है, वहाँ का टॉपिक वो लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास एवं हिंदी की प्रमुख बोलियां। ये टॉपिक ऐसा है कि हिंदी व्याकरण के या फिर देखा जाए तो हिंदी साहित्य के कोई भी पेपर हो, उस पेपर में ये टॉपिक पक्का पूछा जाता है। इसके 2 से 5 प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं। तो आज के बाद आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। इस टॉपिक में आपको आसान भाषा में बिल्कुल समझा दूंगा, एकदम अपनी भाषा में, जो अपनी भाषा में बात करते हैं उस भाषा में। और अपनी भाषा कौन सी है? तो मैं तो पूजा करता हूं हिंदी भाषा की। तो हिंदी भाषा में मैं आपको बिल्कुल आसान में अपने मदर टंग में, अपने कह सकते हैं मातृभाषा में आपको समझा दूंगा कैसे ये टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे पूछे जाते हैं, तो कैसे इनका हल करोगे, वो आपके लिए बता दूंगा भाई। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। और दूसरी बात ये है कि इस क्लास में मैं आपको ट्रिक के हिसाब से भी बता दूंगा कि कैसे ट्रिक से पढ़ना है। जो चीजें महत्वपूर्ण है, जो चीजें याद नहीं होगी, तो उसमें ये भी बता देंगे आपको कि इसमें ट्रिक के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा, सीधे आपको याद नहीं रहेगी। वो भी चीजें आपको मैं साथ साथ में कवर करवाता चलूंगा। तो अपने शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, अपने बात करते हैं हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास और उनका स्वरूप। ये कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में, ये स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में, ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस में, ये अपने राजस्थान एसआई के सिलेबस में, नेट है, जेआरएफ है, सेट के सिलेबस में, इसके अलावा पीजीटी के सिलेबस में, इसके अलावा देखा जाए तो एनवीएस के सिलेबस में, नवोदय विद्यालय जो स्कूल है उनके पेपर में, केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल है केवीएस में, उनमें हर एक भर्ती के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना। आपको आसान भाषा में कवर करवा दूंगा, तो अच्छे से पढ़ लेना। जब वीडियो कंप्लीट होगा आपको वास्तव में ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, ये टॉपिक तो अपने पहले ऐसे कवर नहीं किया था। प्रश्न कोई भी पूछा जाए वो अपने इसमें से ही होगा। आपको ऑथेंटिसिटी के साथ, मतलब आपको प्रामाणिकता के साथ प्रश्न करवा रहा हूं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। तो अपने शुरू करते हैं। तो पहले तो अपने देखते हैं कि हिंदी भाषा कहां से शुरू हुई थी। तो देखो, इसमें दे रखा है 1500 ईस्वी से पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 से ईसा पूर्व से ये पहली ईस्वी सन तक, पहली ईस्वी से लेके और 500 ईस्वी तक, ये अपने भाषा शुरू की भाषा है। यहां तो चल रही थी संस्कृत। 1500 ईसा पूर्व से लेके, अर्थात आज से 4000 साल पहले, 2025 है, 2500 ईस्वी मान लेते हैं, 4000, लगभग 4000 साल पहले से लेके और 3000 साल तक अपने संस्कृत चली थी। 4000 साल से लेके 3000 साल तक क्या चली थी? तो संस्कृत का काल था। उसके बाद में क्या है कि 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली ईस्वी सन तक अपने पाली भाषा अस्तित्व में रही थी। ये पाली किसकी भाषा मानी जाती है? तो पाली बौद्धों की भाषा मानी जाती है। ठीक है, कौन से धर्म में की ये मुख्य भाषा थी? तो ये बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा थी। पाली है वो अपने अस्तित्व में आई थी। और जैसे ही पहली ईस्वी से लेके, लगभग पहली ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक है, उसको अपने प्राकृत भाषा माना जाता है। ठीक है, प्राकृत भाषा का काल माना जाता है। और ये कौन से धर्म की भाषा मानी जाती है? तो ये जैन धर्म की प्रमुख भाषा मानी जाती है, प्राकृत। ठीक है, हालांकि हिंदी के विद्वान जैसे अपने गोस्वामी तुलसीदास का नाम सुना है, तो उन्होंने जो केशवदास थे उनकी उलाना इस वजह से की, आलोचना इस वजह से की कि केशव तो प्राकृत का कवि है। तो उसके विरोध में जब केशव ने एक रात में रामचंद्रिका की रचना कर दी थी अवधी भाषा में, केशव को जब तुलसीदास ने, ये प्रसंग है कि केशव को तुलसीदास ने प्राकृत का कवि कहा था, तो केशव ने एक रात में रामचंद्रिका की रचना कर दी थी, एक रात में ही। तो उसमें कुछ क्या है कि भाव भी बिगड़ गए हैं थोड़े बहुत। एक रात में कोई रचना करेगा तो भाव तो बिगड़ेगा ही। तो अपने यहां बात करते हैं कि प्राकृत भाषा वो भाषा मानी जाती थी कि उस समय जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके जो नौकर चाकर हुआ करते थे, परिचर हुआ करते थे, परिकर हुआ करते थे,
वो आपस में उपन्यासों में, नाटकों में भी अगर कोई भाषा बोलते थे तो वो भाषा कौन सी थी? वो प्राकृत भाषा में बात करते थे भाई। ठीक है, कौन सी भाषा में बात करते थे? तो वो प्राकृत भाषा में बात करते थे उनके। ठीक है, लेकिन मूल तौर से ये जो प्राकृत भाषा है ये किसकी मुख्य भाषा थी? तो ये जैनों की मुख्य भाषा थी। पाली किसकी भाषा थी? तो पाली जितने भी बौद्धों के धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं वो लगभग कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है, और 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक की भाषा कौन सी मानी जाती है? तो संस्कृत माना जाती है। ये 500 के बाद में 1000 ईस्वी तक है वो अपभ्रंश का काल माना जाता है। ठीक है ना, 500 से 1000 और 500 से 1000 ईस्वी तक का काल है वो अपभ्रंश का काल माना जाता है। उसके बाद में ये हिंदी है ये अस्तित्व में आई थी। और हिंदी का अपभ्रंश रूप कौन कौन सा मिलता है उस पर भी चर्चा करेंगे। हिंदी की प्रमुख बोलियां मिलती है उस पर चर्चा करेंगे। पूर्वी हिंदी के तहत कौन सी बोलियां आती है, पश्चिमी हिंदी के तहत कौन सी बोलियां आती है, राजस्थानी के तहत कौन सी बोलियां आती है, उसका भी अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ये क्लास थोड़ी सी लंबी चल सकती है लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी भाई। ठीक है, तो देखो हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट देशिक और कालिक रूप का नाम है भारत में, उसका प्राचीनतम रूप क्या है? तो संस्कृत रूप उसका प्राचीनतम है भाई। ठीक है ना, संस्कृत का रूप है उसका प्राचीनतम रूप है। ये संस्कृत काल 1500 से 500 ईसा पूर्व तक था। अब उसके बाद में जो 1500 से 500 और 500 के बाद में अस्तित्व में आई थी वो आई थी 500 के बाद में। ये ना 500 से बाद में, ये देखो 500 से पहले ईस्वी तक कौन सी भाषा रही थी? तो बौद्धों की पाली भाषा अस्तित्व में रही थी। ठीक है, ये बौद्धों की जो ये क्षेत्रीय बोलियों की संख्या इसमें कितनी आती है? तो इसमें पश्चिमोत्तरी आती है, मध्य देशी आती है, पूर्व देशी आती है और दक्षिणी आती है। पश्चिम, उत्तरी, मध्य, पूर्व और दक्षिण। उत्तर पश्चिम एक साथ, पूर्व दक्षिण एक साथ में, तो एक बीच वाली हो जाएगी। अर्थात अपने कह सकते हैं कि अपने जो राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थान का इलाका, गुजरात का इलाका और जो उत्तर का इलाका है और जो पश्चिम का इलाका और उत्तर का जो इलाका है वो तो एक भाषा, बीच वाली एक भाषा, एक पूर्व की एक दक्षिण की। तो पाली भाषा कितने भागों में विभाजित थी? तो 4 भागों में विभाजित थी। ठीक है ना, यहां तक कवर हो गया। अब पहली ईस्वी से लेके पहली ईस्वी तक आते आते, देखो पहली ईस्वी तक आते आते परिवर्तित हुई और इसे किस नाम से जाना गया? पहली ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक का काल किस नाम से जाना गया था? तो प्राकृत भाषा के नाम से जाना गया। इसमें मूलतः देखो इसमें अपभ्रंश रूप में आई कुछ क्षेत्रीय बोलियां आई। शोरसेनी अपभ्रंश है, पिशाची अपभ्रंश है, ब्राह्मण अपभ्रंश है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है और अर्धमागधी अपभ्रंश है। इनका अपने रूप पढ़ेंगे, इनके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आई थी वो भी पढ़ेंगे अपने। अब अपने जैसे आगे बात करें तो जो ये प्राकृत भाषा है ये अपने 2 भागों में विभाजित थी, पश्चिमी साहित्य और पूर्वी साहित्य। ये देखो अपभ्रंश साहित्य है आज है जो मिलता है वो मूलतः 2 भागों में मिलता है, एक तो पूर्वी साहित्य और एक पश्चिमी साहित्य। किंतु देखो प्राकृत के 5 रूप मिलते हैं। प्राकृत के 5 रूप कौन कौन से मिलते हैं? तो पश्चिमी लैंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बंगला और असमिया। देखो इनके रूप मिलते हैं मूल तौर से 9। ठीक है, 9 रूप मिलते हैं इनके। 5 क्षेत्रीय रूप है और आज के जो रूप है वो 9 रूप मिलते हैं। देखो वो 9 रूप कौन से मिलते हैं? लैंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बंगला और असमिया। ये इनके आर्य भाषाएं थी मूल तौर से, अपभ्रंश की आर्य भाषाएं। अब अपने पेपर में प्रश्न क्या पूछा जाएगा? पेपर में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यहां से प्रश्न बनता है 100% यहां से प्रश्न बनेगा। वो प्रश्न ये है कि शोरसेनी अपभ्रंश का रूप है, ये अपभ्रंश के रूप है और ये आधुनिक आर्य भाषाएं हैं। देखो शोरसेनी अपभ्रंश के तहत कौन कौन सी भाषाएं आती है? देखो शोरसेनी अपभ्रंश के तहत पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी आती है, पहाड़ी आती है और गुजराती आती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के तहत जैसे इसको ऐसे भी आ सकते हो RPGP, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो RPGP, मतलब है राजस्थानी, ये राजस्थानी हो जाएगी, ये पश्चिमी हिंदी हो जाएगी, ये गुजराती हो जाएगी और ये पहाड़ी हो जाएगी RPGP। ठीक है, शोरसेनी अपभ्रंश के तहत कौन कौन सी भाषाएं आती है? ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हटा के लैंदा दे देते हैं, पंजाबी दे देते हैं, सिंधी दे देते हैं वहां। ठीक है, तो वहां प्रश्न कैसे सही होगा? तो याद रख लेना, अगर शोरसेनी अपभ्रंश पूछा गया तो 4 भाषाएं होती है शोरसेनी में कौन कौन सी होते हैं? RPGP होती है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती और ये कौन सी हो जाएगी? तो ये पहाड़ी हो जाएगी। अब देखो पेशाची जो अपभ्रंश मिलता है, अपभ्रंश का रूप मिलता है, उसमें 2 भाषाएं हैं।
ठीक है ना। पैसाची अब्रस का दो रूप मिलता है, लैंदा और पंजाबी। आधुनिक भाषाएं जो लैंदा और पंजाबी भाषा है वो किसका रूप मिलता है, तो अब्रस का रूप मिलता है, तो वो पैसाची का रूप मिलता है। पैसाची का लैंदा और पंजाबी हो जाएगा और ब्राचड़ का सिंधी हो जाएगा। ये तो ड की ध्वनि वाला क्या हो जाएगा, तो ये ड की ध्वनि वाला तो सिंधी होता है। ये याद रख लेना, ड की ध्वनि ज्यादातर कौन सी भाषा में यूज में आती है, तो कौन सी बोली में आती है, सॉरी, तो सिंधी की भाषा में, सिंधी भाषा में। हाँ जी, अपने दोबारा देखो शोरसनी अब्रस में कौन कौन सी, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पैसाची में दो भाषाएं हैं, लैंदा और पंजाबी है। ब्राचड़ में कौन कौन सी है, तो सिंधी है। अब पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर कोई जैसे मारवाड़ी आ गया तो वो कौन से अब्रस का रूप है, तो वो शोरसनी अब्रस का रूप है। अगर आ जाए गढ़वाली आ जाए तो भी शोरसनी अब्रस का रूप है। कुमाऊनी आ जाए तो भी अब्रस का रूप है। ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, कोरवी, दक्षिणी, तो ये जो भाषाएं कौन कौन सी है, ये भी किसका रूप आएगा, तो ये शोरसनी अब्रस का रूप आएगा। क्योंकि मैंने जो अभी शब्द बोले हैं, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ये भाषा राजस्थानी की उपबोलियां बताई है मैंने, पश्चिमी हिंदी की उपबोलियां बताई है, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, कोरवी मैंने बताई है, पहाड़ी की उपभाषाएं कुमाऊनी और गढ़वाली, जो ये भाषाएं हैं, तो ये भाषाएं आ जाए कौन से अब्रस का रूप है, तो कौन से अब्रस का रूप है, अपने शोरसनी अब्रस का रूप है। ठीक है। पैसाची, पैसाची के दो रूप होंगे, लैंदा और पंजाबी। ब्राचड़, ब्राचड़ है सिंधी हो जाएगा। ठीक है। अब देखो अगला जो प्रश्न है, वो अगला प्रश्न यहां से भी बनेगा। देखो तीन तो अपने वो याद कर लिए, इनको साथ साथ में याद करवा देता हूं मैं। ठीक है। एक तो है शोरसनी अब्रस, एक तो कौन सा है, तो शोरसनी अब्रस है। एक है ब्राचड़, एक तो एक शोरसनी अब्रस है, एक ब्राचड़ है, और एक जो बीच वाला है वो है पैसाची अब्रस। पैसाची में लैंदा और पंजाबी है, पैसाची में लैंदा और पंजाबी है, ब्राचड़ में सिंधी है, ब्राचड़ में सिंधी है, और शोरसनी अब्रस में आरपीजीपी है। समझ गए ना। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती और पहाड़ी, ये चार है भाषाएं। ये कौन से अब्रस का रूप है, तो ये शोरसनी अब्रस का रूप है। ये शोरसनी अपभ्रंश का रूप माना जाता है। अब देखो महाराष्ट्री जो अभ्रंश है उसका रूप माना जाता है मराठी। अब जो मागधी और अर्धमागधी जो रूप है ना, इनकी ट्रिक याद कर लो। जैसे मागधी है ना, तो मागधी में है बाबू, इनकी ट्रिक है। जैसे देखो बिहारी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, इनकी ट्रिक है बाबू। बाबू तो मागधी, और आरपीजीपी है वो है शोरसनी अभ्रंश का रूप। शोरसनी अभ्रंश का रूप तो है आरपीजीपी, और मागधी अभ्रंश का रूप है वो है बाबू। बाबू की ट्रिक याद कर लेना, बिहारी, असमिया, बंगला, उड़िया, ये चार है वो भाषाएं मानी जाएगी। अर्धमागधी के तहत पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी में जो भाषाएं आएगी वो भाषाएं सारी की सारी कौन सी भाषा, कौन से अभ्रंश का रूप होता है, तो अर्धमागधी अभ्रंश का रूप होता है। ये नोट कर लेना अभी अपने रजिस्टर में। ये जो चीजें हैं ये जरूर नोट कर लेना। अभी आपको मैं हिंदी प्रदेश और उनकी जो उपभाषाएं हैं वो करवाऊंगा, लेकिन ये जरूर नोट कर लो भाई, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा, और वो भी कैसे पूछा जाएगा, 100% आएगा एग्जाम में भी। ये पेपर में 100% आएगा आपके, देख लेना। पेपर में सीधा सीधा ही प्रश्न आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका प्रश्न पक्का आएगा। ठीक है। अब मैं इसके उपरूप और लिखा देता हूं, जैसे सिंधी, जैसे लैंदा है, पंजाबी है, जैसे पहाड़ी है, पहाड़ी के उपबोलियां लिखवा दूंगा। उपबोलियों का अगर अभ्रस रूप पूछा जाए तो यही तो अभ्रस रूप है। ठीक है। तो शोरसनी का तो आरपीजीपी हो जाएगा, ब्राचड़ का सिंधी हो जाएगा, पैसाची का लैंदा और पंजाबी हो जाएगा। ये जो महाराष्ट्री है, महाराष्ट्री का मराठी हो जाएगा। ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है भाई आपको। ये जो मागधी है तो मागधी में बाबू, और ये जो अर्धमागधी है तो अर्धमागधी पूर्वी हिंदी हो जाएगी। ठीक है ना। मगध के अर्धमागधी जो रूप है ना, मगध का जो अर्धमागधी का रूप है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो पूर्वी हिंदी का हो जाएगा। अब देखो उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हिंदी का उद्भव है वो अपभ्रंश के सिर्फ 3 रूपों से मिलता है। हिंदी कौन कौन से में आ रही है, देखो एक तो इसमें हिंदी आ रही है, एक मागधी में आ रही है, और एक अर्धमागधी में आ रही है। तो हिंदी इसमें पंजाबी है, लैंदा है, सिंधी है, ठीक है, महाराष्ट्री, मराठी है, इनमें कोई हिंदी नहीं है। तो हिंदी का जो रूप मिलता है ना वो इन 3 अपभ्रंश रूप से मिलता है। ठीक है।
वो तीन अपभ्रंश रूप कौन सा है? तो एक तो शोर सेनी, मागधी और अर्धमागधी। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी का स्वरूप है वो कौन से अपभ्रंश का रूप नहीं है? हिंदी का स्वरूप कौन से अपभ्रंश से नहीं है? ये प्रश्न आए पेपर में, तो याद रख लेना। पहला तो शोर सेनी होगा, दूसरा मागधी होगा और तीसरा अर्धमागधी होगा। ठीक है ना? और इसमें ब्राचड़ आ जाए, इसमें सिंधी आ जाए, लेंदा आ जाए, पंजाबी आ जाए, मराठी आ जाए, महाराष्ट्री आ जाए, तो सची आ जाए, तो वो इसका रूप नहीं होता भाई। पहला प्रश्न तो तैयार हो गया। 100% पहला प्रश्न एक तो इनमें से ही आएगा। अब इनकी उपबोलियां और देखते हैं अपने। ठीक है ना? अब अपने मोबाइल की क्वालिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा लेना भाई। अपने मोबाइल की क्वालिटी है जो 720 से 1080 तक कर देना, ताकि क्या है कि आपको पीडीएफ अच्छे से समझ में आ जाए। अगला जो रूप है ना वो ये देखो, बस ये प्रश्न पैटेंट प्रश्न अगला ये है। इसको मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूं ताकि आपके पेपर में सीधा सीधा प्रश्न आएगा, तो इसको आप अच्छे से समझ लो। देखो, हिंदी भाषी क्षेत्र अगर पूछे जाए ना, कौन कौन से हिंदी भाषी क्षेत्र है, कौन से हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो देखो एक तो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। पंजाब का कुछ भाग है उसमें भी हिंदी बोली जाती है। हरियाणा तो 100%, राजस्थान तो 100%, दिल्ली तो 100%, उत्तर प्रदेश तो 100%, उत्तराखंड है वो भी 100%, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार, ये जो इतने इलाके हैं इनमें ही हिंदी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है। अगर हिंदी भाषी क्षेत्र देखा जाए सॉरी, हिंदी भाषी क्षेत्र अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश पूरा, ठीक है, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा। अब आप ऐसे सोचोगे कि गढ़वाली है, कुमाऊनी है, वो कम बोली जाती है, हिंदी ज्यादा बोली जाती है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार, ये हिंदी भाषी क्षेत्र है भाई। ठीक है ना? ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। यहां से प्रश्न बनेगा उपभाषाएं कितनी है, तो भाई कितनी है? 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है ना? अपभ्रंश रूप मैंने जो अपभ्रंश ऊपर लिखवाया था वो मैंने यहां भी लिख दिया है, देख लो। तो इस वजह से आपके लिए यहां से प्रश्न बनेगा तो भी अपने सीधा कवर कर देंगे। बाद में सिर्फ एक ही प्रश्न बचेगा, वो बचेगा कि प्रमुख बोलियों का कौन कौन सा क्षेत्र है। बाकी प्रश्न यहां तक कवर हो जाएगा अपना। ठीक है? वो देखो, अब जैसे अपने ये पश्चिमी हिंदी पढ़ा था, अब ये पश्चिमी हिंदी तो कौन से अपभ्रंश का रूप पढ़ा था आपने? तो ये देखो शोर सेनी अपभ्रंश का रूप पढ़ा था। ये जो पश्चिमी हिंदी है ये कौन से अपभ्रंश का रूप पढ़ा था? तो कौन से अपभ्रंश का रूप पढ़ा था? शोर सेनी का रूप पढ़ा था। अब शोर सेनी है तो इसके शोर सेनी का जो पश्चिमी बोली का रूप है ना पश्चिमी हिंदी का, उसमें ये जो 5 भाषाएं हैं भाई, 5 उपबोलियां है, ऐसे याद कर लो। 5 उपबोलियां है। ठीक है ना? 3 जैसे शोर सेनी, मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश है, जिसमें शोर सेनी अपभ्रंश में अपने आरपीजीपी याद किया था। आपने जो आरपी याद किया था मतलब पश्चिमी हिंदी याद किया था, तो पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं। इनकी मैंने ट्रिक तैयार करवाई हुई है, देख लो। ठीक है? जैसे खड़ी बोली, पहली तो कौन सी है? खड़ी बोली या फिर कोरवी, ये के हो जाएगा। दूसरी ब्रज है, ये देखो ये ब्रज हो जाएगा। तीसरी है बांगरू, जिसे हरियाणवी बोला जाता है। याद रख लेना, बांगरू का दूसरा नाम क्या है? तो हरियाणवी है। बांगरू का दूसरा नाम क्या है? तो हरियाणवी है। तो ये बांगरू, एक बांगरू ये हो जाएगी। एक ये बुंदेली है तो B3 हो जाएगा। देखो 1 2 3 B3 हो जाएगा। और के एक तो कोरवी हो गया अर्थात खड़ी बोली हो गया, और एक कन्नौजी हो गया। तो देख लो B3K2 है वो पश्चिमी हिंदी की उपबोलियां है। B3K2 याद कर लेना, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, बांगरू अर्थात हरियाणवी, और कोरवी और कन्नौजी। कोरवी को ही अपने खड़ी बोली हिंदी बोलते हैं। ठीक है ना? कोरवी को कौन सा रूप बोलते हैं? तो अपने खड़ी बोली हिंदी का रूप बोलते हैं। तो शोर सेनी अपभ्रंश का रूप है, जिसमें पहला आपने पढ़ा था आरपीजीपी पढ़ा था, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी उपबोलियां हैं? तो 5 उपबोलियां हैं। ठीक है ना? कितनी उपबोलियां हैं? तो 5 उपबोलियां हैं। अब अपने आगे दूसरा पूर्वी हिंदी।
जो पूर्वी हिंदी रूप पढ़ा था वो तो अर्धमागधी का रूप पढ़ा था। पूर्वी हिंदी जो रूप पढ़ा था वो तो कौन सा पढ़ा था, ये देखो, ये ऊपर ही है इसमें, ये जो पूर्वी हिंदी रूप पढ़ा था ये पूर्वी हिंदी अर्धमागधी का रूप पढ़ा था, अर्धमागधी का रूप पढ़ा था इसमें। तो ये देखो अर्धमागधी है जो पूर्वी हिंदी, इसमें 3 भाषाएं है भाई। इसमें कुल कितनी भाषाएं हैं, तो इसमें 3 भाषाएं हैं। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको ऐसे याद कर सकते हो, ABC, ठीक है, ABC अर्धमागधी, ऐसे अर्धमागधी और ऐसे ABC, ठीक है, जिसे अपने कहा जाता है पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी का अभ्रस का रूप है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं आती है, ABC, ठीक है ना। कौन कौन सी भाषाएं, तो ABC इसका जो 3 रूप होता है। हाँ, पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी में ABC ट्रिक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब पेपर में आ जाए, अवधी बोली है, अवधी बोली है वो कौन सी अपभ्रंश का रूप है, आपके सामने रहा अर्धमागधी का। अवधी जो बोली है वो कौन सी उपभाषा का रूप है, तो उपभाषा कौन सी आ जाएगी, तो पूर्वी हिंदी का आ जाएगा। भाषा अपने कौन सी पढ़ रहे हैं, तो अपने भाषा पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में उपभाषा कौन सी पढ़ रहे हैं, तो पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में बोली कौन सी पढ़ रहे हैं, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पढ़ रहे हैं। अब अगला देखो, राजस्थानी अपभ्रंश है जो किसका अपभ्रंश का रूप था, सोरसनी अपभ्रंश का रूप था ना, RPGP ट्रिक करवाई थी। अब जो राजस्थानी है वो तो कम से कम अपने को याद होनी चाहिए, लेकिन राजस्थानी में झमेला तकड़ा है भाई। झमेला तकड़ा ये है, देखो, पश्चिमी राजस्थानी को तो मारवाड़ी बोलते हैं, चलो कवर है। पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी बोलते हैं अपने, तो पूर्वी राजस्थानी को ऐसे सोच रहे होंगे मेवाती है, मेवात अलवर में, लेकिन ये मेवाती नहीं है भाई। पूर्वी राजस्थानी को तो किसका रूप माना जाता है, जयपुरी बोली है ये, तो पूर्वी राजस्थानी बोली है, उसका दूसरा नाम क्या है, जयपुरी है। और जो उत्तरी राजस्थानी है ना, जिसको अपने बोलते हैं राठ क्षेत्र, उसका नाम तो आ गया मेवाती। देख लो, ये जमेला है। अब दक्षिणी राजस्थानी है ना, इस दक्षिणी राजस्थानी का रूप है मालवी। अब थे या सोचो कि ए इंग में 4 आ गया तो इमा मेवाड़ी की न उड़गी भाई, तो मेवाड़ी तो ई भाषा को उपरूप है। मारवाड़ी जो बोली है ना, मारवाड़ी से निकली हुई क्या है, कौन सी बोली है, तो मेवाड़ी है, ठीक है। तो 4 भाषाएं जो है ना राजस्थानी की, जो 4 बोलियां है वो बोलियां कौन कौन सी है। पहली बोली है जिसका नाम है मारवाड़ी, दूसरा नाम है जयपुरी जिसको अपने ढूंढाड़ी बोलते हैं, तीसरा नाम है मेवाती, और चौथा नाम है मालवी। अब थे या सोचो कि मेवाड़ी की न उड़गी, तो मेवाड़ी की न उड़गी, मेवाड़ी तो मारवाड़ के अंदर ही बोली जाएगी, ठीक है ना। मारवाड़ से निकली हुई मेवाड़ी है, तो वो अपने जब मारवाड़ी बोली पढ़ेंगे ना, इसमें डिटेल में मारवाड़ी बोली पढ़ेंगे, तब अपने को कवर हो जाएगा मैटर। तो राजस्थानी किसी अपभ्रंश निकलेड़ी है, राजस्थानी उपभाषा है, जो हिंदी की उपभाषा राजस्थानी है, ये कौन सी बोली से निकली, सॉरी कौन से अपभ्रंश से निकली हुई है, तो सोरसनी अपभ्रंश से निकली हुई है, ठीक है। राजस्थानी है, राजस्थानी की कुल कितनी उपबोलियां है, तो 4 है। कौन कौन सी है, चारों भाग याद कर लो। उत्तरी राजस्थान में मेवाती, ठीक है ना, पूर्वी राजस्थान है तो पूर्वी राजस्थान में जयपुरी, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, तो दक्षिणी राजस्थान में क्या हो जाएगी, तो दक्षिणी राजस्थान में किसी हो जाएगी दक्षिण राजस्थान, तो दक्षिण राजस्थान का मतलब है दक्षिण राजस्थान हो जाएगी मालवी, मालवा प्रदेश जो। अब अगला है पहाड़ी, RPGP, जो अपने P एक और पढ़ा था ना, एक तो पूर्वी सॉरी पश्चिमी हिंदी, और एक अपने पढ़ा था पहाड़ी। तो पहाड़ी भी कौन सी अपभ्रंश का रूप है, तो सोरसनी अपभ्रंश का रूप है। तो इसमें एक तो आता है पश्चिमी पहाड़ी, एक आता है मध्यवर्ती पहाड़ी। अब मध्यवर्ती जो पहाड़ी है ना, उसको बोलते हैं कुमाऊनी बोली और गढ़वाली बोली। देख लो, कुमाऊनी और जो गढ़वाली है वो तो मध्यवर्ती पहाड़ी का रूप है। पश्चिमी पहाड़ी का रूप तो वो अपने हिंदी वाला ही है वो भाग, ठीक है ना। हिंदी की भाषा पहाड़ी, और पहाड़ी में भी कौन सी पहाड़ी, तो पश्चिमी पहाड़ी। तो एक तो पश्चिमी पहाड़ी, रे कौन सी पहाड़ी, तो मध्यवर्ती पहाड़ी। और मध्यवर्ती पहाड़ी के 2 उपरूप है, कौन कौन से, तो एक तो गढ़वाली, रे कौन सी है, तो कुमाऊनी हो जाएगा, ठीक है। अब अंतिम देखो, बिहारी जो बोली है, सॉरी बिहारी जो उपभाषा है वो कौन सी भाषा से निकली हुई है, तो याद कर लो हिंदी से ही तो निकली हुई है। कौन से अपभ्रंश से निकली हुई है, तो कौन सी अपभ्रंश से निकली हुई है, मागधी अपभ्रंश से निकला हुआ है।
ठीक है ना। कौन से अब्रस से निकली हुई है? तो मागधी अब्रस से निकला हुआ। आपने पढ़ा था ना, मागधी और अर्ध मागधी। अर्ध मागधी का अब्रस में तो निकला हुआ पूर्वी हिंदी, और मागधी में निकली हुई थी बिहारी। ठीक है, बाबू की ट्रिक अपने बताई थी ना, बिहारी, बंगला, असमिया, उड़िया, उसमें जो बिहारी बोली है ना, वो अपने हिंदी की उपबोली है। हिंदी की जो उपभाषा है, और उपभाषा कौन सी? बिहारी। और बिहारी मागधी का अब्रस रूप है। वैसे तो आपने बाबू ट्रिक किया था, उसमें जो बाबू में एक बी आई है ये, ठीक है। और बाबू से बिहारी, और बिहारी से याद हो जाएगा भोजपुरी, मैथिली, मगही। ठीक है, इनको ऐसे भी याद कर सकते हो, BMM या MBM, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। बिहारी है, BM ऐसे भी याद कर सकते हो इनको। ठीक है ना, BM ऐसे भी याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो? बिहारी, मैथिली, भोजपुरी और मगही, ये BM की ट्रिक याद कर सकते हो। बिहारी जो अपभ्रंश रूप, जो मागधी अपभ्रंश रूप है, उसमें हिंदी की उपबोली है, उपभाषा है बिहारी, और बिहारी की जो उपबोली है वो है भोजपुरी, मगही और मैथिली। बोलो तैयार हुआ कि नहीं हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा प्रश्न यहां से 100% बनेगा, 101% बनेगा भाई। देख लो कितना लिख रहा हूं, 101% आएगा भाई, 101% आएगा। देख लो, 101% लिख रहा हूं। अगर नहीं आए तो देख लेना भाई, चैलेंज करता हूं। और बोलो, चैलेंज करता हूं इससे, अगर प्रश्न नहीं आया, चैलेंज है आपको, एक प्रश्न पक्का आएगा इससे। 100% चैलेंज है। जिस दिन पेपर होगा उस दिन शाम को ये वीडियो, इस वीडियो की कटिंग करके आपके समक्ष भेजूंगा, और फिर कहूंगा कि देख लो प्रश्न आया कि नहीं आया, देख लो प्रश्न आया कि नहीं आया। फिर आप कहोगे अरे तो पढ़ लेते तो ढंग से ठीक हो जाता। इसको अच्छे ढंग से पढ़ लो, दोबारा देख लो। सोर्स एंड रेफरेंस में आरपीजीपी, जो पी मतलब पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में 4 भाषाएं, B3K2 याद कर लो। ठीक है, पूर्वी हिंदी में ABC याद कर लो अर्धमागधी से। और जो राजस्थानी है, राजस्थानी 4 भाग याद कर लो। उत्तरी का मेवाती, तो पूर्वी का हो जाएगा जयपुरी। ठीक है, पश्चिमी का मारवाड़ी, तो दक्षिणी का मालवी हो जाएगा। पहाड़ी हिंदी 2 प्रकार की है, पश्चिमी और मध्यवर्ती। मध्यवर्ती 2 प्रकार की है, कुमाऊनी और पिंड वाली। ठीक है, केडी याद कर लो इनकी ट्रिक। इनकी ट्रिक कैसे याद कर लो? केडी इनको याद करना पड़ेगा भी ऐसे। अब आप सोचो गुरुजी केडी बीएमबी याद हो गयो, B3K2 याद हो गयो, आरपीजीपी याद हो गयो, ABC याद हो गयो, तो आपने 2% पक्का है। ठीक, कितो ही मत मारो। अगर जी थे डीप कोई टॉपिक ऐसा है भी टॉपिक ना थे, शब्दों शक्ति ने पढ़ने लग रहे हो भयंकर तरीकों 5 घंटा लगा दियो, लेकिन वो देखो 10 मिनट के अंदर 2% पक्का हो गया। 2-3% भी आज का, लेकिन पक्का प्रश्न है भाई, पक्कम पक्का प्रश्न है। कोई कठू बारे कौन जा भाई, मुंह एकदम ऑथेंटिक बताने लग रहे हो, प्रामाणिक पुस्तकों बताने लग रहे हो। देखो अब आपने बात करा, ये तो तैयार हो गया। अब अपने बात करते हैं कि इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्योंकि अपने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात करें, अपने स्कूल लेक्चरर की बात करें, या सेकंड ग्रेड की बात करें, राजस्थान एसआई की बात करें, प्रश्न है वो इनके क्षेत्र भी पूछे जाते हैं। इनके कौन कौन से क्षेत्र है भाई, इनके कौन कौन से क्षेत्र है, वो प्रश्न पूछा जाता है। अब देखो प्रश्न कैसे पूछा जाता है इनका। जैसे खड़ी बोली है, देख लो, खड़ी बोली में आपको महत्वपूर्ण बात ये बताएं कि खड़ी बोली कहां कहां बोली जाती है। देखो, एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है, एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है, और एक है दिल्ली मेरठ के आसपास बोली जाने वाली। दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाने वाली है ना, उसे ही अपने क्या कहते हैं, उसे ही अपने कोरवी बोलते हैं। दिल्ली और मेरठ के आसपास का इलाका है, उसे किस नाम से बोला जाता है? कोरवी। जिसे अपने किस नाम से पढ़ा था? तो खड़ी बोली हिंदी के नाम से पढ़ा था। ठीक है, अब इसे खरी माना जाता है। खरी मतलब प्योर, ठीक है, खड़ी, खड़ी मतलब स्टैंडिंग। ये अलग अलग रूप है भाई। अब पेपर में क्या पूछा जाएगा? पेपर में आपके लिए ये याद कर लो कि इसका जो रूप है वो है देहरादून, देहरादून का भाग, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश, दिल्ली का भाग, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद। ये इनका रूप है, वो खड़ी बोली हिंदी का रूप है। ये इतने इलाकों में बोली जाती है, इनको अच्छे ढंग से अलग से लिख लेना। देहरादून का भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद। इतने याद कर लेना, इनकी सारी चीजें मत याद करना, जो जो मैं बता रहा हूं वो चीजें ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे जो देखो, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, दक्षिणी, एक सीमा तक कौन सी बोली है? तो खड़ी बोली हिंदी है। अपने दक्षिणी भाषा बोलते हैं, कौन सी बोली है? हिंदी है। उर्दू बोलते हैं, वो कौन सी है? हिंदी है। हिंदुस्तानी बोलते हैं, वो भी कौन सी है? हिंदी है। और जो हिंदी बोलते हैं वो भी हिंदी है। वो कौन सी हिंदी है? तो वो खड़ी बोली हिंदी है भाई। कौन सी हिंदी है? तो खड़ी बोली हिंदी। उनके क्षेत्र याद कर लिए,
क्षेत्र की ट्रिक याद करो तो भी अच्छे ढंग से अलग से अपने ट्रिक बना के वैसे याद कर लेना इनकी। अपने दूसरा पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं दूसरा जो बोली का रूप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ब्रज भाषा। कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो ब्रज भाषा का इलाका देख लो, गौओं या पशुओं का समूह, चरागार का समूह, वो ब्रज भाषा के कारण बना। ठीक है, ये कौन सी अब्रज से निकली हुई है? तो स्वर्जनी अब्रज से निकली हुई है। ये आगरा के आसपास बोली जाती है। वृंदावन, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आसपास का कुछ क्षेत्र है, ये ब्रज भाषा का क्षेत्र है। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? पुराना अर्थ क्या है, ठीक है, कौन से अपभ्रंश का रूप है, इसके अलावा कौन कौन सा क्षेत्र बोला जाता है। आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, ब्रज भाषा का कौन सा क्षेत्र नहीं है, एक ऑप्शन कोई अलग जिले का दे देंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, तो इनके अपने अलग से जिले लिख के और तैयार कर लेना। हाँ जी, आगे है वो है जैसे हरियाणवी। हरियाणवी अपने सिलेबस में नहीं लगती तो अपने नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस में हरियाणवी कौन सी है, तो हरि का यान है, हरियाणवी है, बुंदेली है, कन्नौजी है। अब जैसे अवधी भाषा है ना, ये महत्वपूर्ण है भाई। अवधी भाषा के क्षेत्र है वो अपने पढ़ लेते हैं। अवधी भाषा का कौन कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, मोबाइल की क्वालिटी थोड़ी सी भी बढ़ा देना, थोड़ी सी बढ़ा देना, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं बढ़ानी, थोड़ी सी बढ़ा देना भाई। ठीक है, मोबाइल की क्वालिटी थोड़ी सी आप बढ़ा दोगे तो क्या है कि पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ जी, देखो अवधी जो भाषा है वो जो क्षेत्र है वो अयोध्या की बोली है। अयोध्या का विकसित रूप अवध है और वहां की बोली जाने वाली भाषा है वो अवधी है। देख लो इसमें ये कौन कौन से अभ्रंश से निकली हुई है, तो ये अर्धवागधी अभ्रंश से निकली हुई है। ठीक है, अर्धवागधी अभ्रंश से निकली हुई है। कौन सी? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है ना, तो अर्धवागधी अभ्रंश से अवधी निकली हुई है। ये कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। देखो इसकी समानता किससे प्रकट नहीं होती, तो इस मत को नहीं मानते कि ये पाली से निकली हुई है। लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी। ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश वाला इलाका है ना कि राजस्थान वाला इलाका है, ये उन्नाव है। इतने जो मैंने जिले लिखवाए हैं, स्थान लिखवाए हैं, ये याद कर लेना। अपने बढ़ते हैं आगे, इनको अच्छे से लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हो। अपने बढ़ते हैं आगे भाई। आगे जो बोली है वो है बघेली, अपने महत्वपूर्ण नहीं है अपने, तो एक ब्रज महत्वपूर्ण है, खड़ी बोली महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा बघेली है, बघेली का रूप क्यों कौन कौन सा मिलता है, छत्तीसगढ़ी का कौन कौन सा रूप मिलता है, पहले सिलेबस में लगा करती थी। ये छत्तीसगढ़ी कहां से निकली हुई है, एबीसी निकली हुई है। एबीसी ए मतलब एबीसी मतलब अर्धमागधी अभ्रंश से, और एबीसी सी मतलब छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। अब पश्चिमी राजस्थानी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पश्चिमी राजस्थानी है ना, ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। अब पश्चिमी राजस्थानी का भाग देख लो, जोधपुर। अब थे ये सोचोगे जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, नहीं भाई। देख लो पश्चिमी हिंदी, सॉरी पश्चिमी राजस्थानी, अर्थात कौन सी भाषा, देख लो कौन सी बोली, मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी लोग तो मारवाड़ी बोली, तो जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, अजमेर और ये ओ देख लो थी बात। ठेका नहीं का मेवाड़, मेवाड़ गुरुजी मेवाड़ी बोली कि नहीं, मेवाड़ के अंदर किसी भाषा बोली जाए, पश्चिमी राजस्थानी अर्थात कौन सी भाषा बोली जाए, मारवाड़ी, अर्थात मारवाड़ी को उपरूप है मेवाड़ी। तो अब थे या कहोगा गुरुजी सिरोही, माउंट आबू में किसी बोली जाए, देख लो सिरोही और जैसलमेर और बीकानेर तो चलो याद हो जाएगो, जोधपुर याद हो जाएगो, लेकिन मेवाड़ और सिरोही वहां कौन सी बोली बोली जाती है, तो मूलतः पश्चिमी राजस्थानी है, मेवाड़ी तो उपरूप है उसका। इसे क्या कहते हैं, तो इसे मारवाड़ी कहते हैं। अब देखो उत्तरी राजस्थानी, अब अगला है वो है उत्तरी राजस्थानी। ये देखो उत्तरी राजस्थानी। अब उत्तरी राजस्थानी में कौन कौन सी है ना, थोड़ा मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लेना, मैं पहले ही बता रहा हूं, मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लेना ताकि आपके पेपर में प्रश्न सीधा प्रश्न सही हो जाए। उत्तरी राजस्थानी को अपने कौन सा पढ़ा था, मेवाती पढ़ा था। मेवाती याद कर लो, अलवर, गुड़गांव और भरतपुर, तीन इलाका। मेव जो जनजाति है ना, सॉरी मेव जाति है, मेवों की भाषा कौन सी है, मेवाती है। और मेवाती का उपरूप क्या है, तो उत्तरी राजस्थानी उपभाषा है।
और कहाँ कहाँ बोली जाती है? अलवर में बोली जाती है, भरतपुर में बोली जाती है, और अपने हरियाणा वाला जो इलाका है ना, गुड़गांव, वहां भी ये मेवाती बोली जाती है। ये कौन से अपभ्रंश का रूप है? शोरसेनी अपभ्रंश का रूप है भैया, ठीक है ना, शोरसेनी अपभ्रंश का रूप है। अगला है पूर्वी राजस्थानी, जिसका दूसरा नाम क्या था? जयपुरी था। देखो जयपुर में, अजमेर में, किशनगढ़ में, इन तीनों में ये बोली जाती है। और इसे क्या कहा जाता है? तो उसे ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। देख लो, इसे किस नाम से बोला जाता है? तो इसे ढूंढाड़ी से भी बोला जाता है। इसे किस नाम से बोला जाता है? ढूंढाड़ी से। इसे ढूंढाड़ी से मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाएगा। देख लो, इसका रूप किस नाम से बोला जाता है? तो ढूंढाणी या ढूंढाड़ी नाम से बोला जाता है। ये ढूंढाण क्षेत्र के कारण था, ठीक है। अब दक्षिणी राजस्थानी है, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे मालवी बोला जाता है। अब मालवी इया को नहीं कि सिर्फ राजस्थान में बोली जाए, देख लो एमपी और इलाकों, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, मूल तो ये इलाके हैं। अब थे ये सोचो अपरला इलाका किन गया, तो अपरला तो छोटा मोटा इलाका है। दक्षिण राजस्थानी तो इनने बोली जाए कि पहला राजस्थान के अंदर ही भाग आए, राजस्थान का ही भाग आ, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल और होशंगाबाद के आसपास की बोली, ठीक है। ये दक्षिण राजस्थानी कहां से निकली हुई है? राजस्थानी से निकली हुई है। राजस्थानी कहां से निकली हुई है? तो अपने शोरसेनी अपभ्रंश से। तो ये किसका रूप मिलता है? तो ये शोरसेनी अपभ्रंश का मूल रूप मिलता है। अब जो पहाड़ी बोली है ना, ये जैसे पहाड़ी बोली है, तो इसमें जैसे पश्चिमी पहाड़ी है, एक मध्यवर्ती पहाड़ी था, तो पश्चिमी पहाड़ी है, मध्यवर्ती पहाड़ी है, ये कहां कहां बोली जाती है? जौनपुर, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा। अब देख लो, ये जो चंबा का इलाका है, मंडी का इलाका है, शिमला का इलाका है, सिरमौर, जोनसार है, सॉरी, तो वहां पश्चिमी पहाड़ी। और अगर देखा जाए तो गढ़वाली और जो कुमाऊनी है ना, वो गढ़वाल और कुमाऊं के आसपास जो बोली बोली जाती है, उसे किस नाम से जाल बोला जाता है? तो मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से बोला जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है भोजपुरी। भोजपुरी, मैथिली, मगही, एमबी एमबी, ठीक है ना, ठीक है। तो मागधी अपभ्रंश का रूप है ये, आपको बताया था ना, ये रहा मागधी अपभ्रंश का पश्चिमी क्षेत्रीय रूप। मागधी अपभ्रंश का पश्चिमी क्षेत्रीय रूप है ये। इसमें कौन कौन सी इलाका आता है? याद रख लो, एक तो शाहबाद जिले का भोजपुर गांव के कारण है ये भोजपुर नाम क्यों पड़ा? भोजपुरी नाम क्यों पड़ा? बिहार के शाहबाद जिले का भोजपुर का इलाका, ठीक है। ये कौन कौन से क्षेत्र है? तो देखो, ये बाद में गांव से कहां चली? ये बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहबाद, चंपारण, सारण और आसपास का कुछ इलाका। और सबसे ज्यादा हिंदी प्रदेश में बोलियों में सबसे ज्यादा बोलने वाले कौन है? तो भोजपुरी बोलने वाले लोग है भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, हिंदी प्रदेश की बोलियों में सबसे ज्यादा बोले जाने वाले जो लोग बोली है, वो कौन से बोलने वाले लोग है? वो भोजपुरी बोलने वाले लोग है। थे सोचता होगा क्या कोरवीर, खड़ी बोली, नहीं नहीं, कौन से बोलने वाले लोग है? तो भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। साहित्य में इसका लगभग प्रयोग नहीं मिलता। मगही, मैथिली, मगध के कारण मगही कहलाया, मैथिली के कारण है मैथिली। ये अब्रस का, मागधी अब्रस का रूप था, एमबी एमबी, ठीक है। मैथिली, मगही, भोजपुरी, मैथिली और मगही, तो ये एमबी एमबी की ट्रिक थी इनकी, आपने याद की थी। हाँ जी, अब मैथिली भाषा है, तो मैथिली का इलाका याद कर लेना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर, 4 इलाका है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर। अपने है ना जो विद्यापति, विद्यापति भी कौन सी भाषा के कवि थे? तो कौन सी बोली के कवि थे? वो मैथिली के कवि थे। नागार्जुन, नागार्जुन भी किसके थे? तो मैथिली के ही थे। अब देखो, हिंदी, हिंदुई, हिंदुस्तानी, उर्दू, ये जो खड़ी बोली का ही विकसित रूप है, ये अपने क्या है कि अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें ज्यादा क्या है कि अलग वाला साहित्य ये अपने पेपर में नहीं पूछा जाता, इतना तक ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आपको संदर्भ करवाता हूं अंत में। इसमें आधुनिक काल वगैरह वगैरह पेपर में नहीं पूछे जाते, जो पेपर में पूछे जाने वाला था वो मैंने आपको करवा दिया, इतना ही पूछा जाता। आपको संदर्भ बताता हूं इसमें। ये देखो संदर्भ, हाँ जी, अब क्वालिटी बन गई है। हिंदी साहित्य का आरंभ
इस इतिहास में कुछ अन्य इतिहासों में तथा कुछ अन्य इतिहासों में 7वीं सदी के मध्य से माना गया है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के विद्वान है वो हिंदी भाषा का आरंभ इसी से मानते हैं, 7वीं सदी से मानने वाले जैसे रामकुमार वर्मा टाइप के। भाषा के विद्वानों के अनुसार हिंदी का आभास पहले इस समय या इससे कुछ पूर्व ही मिलता है। भाषा के रूप में हिंदी के वास्तविक अस्तित्व में आने का समय वो कौन सा माना जाना चाहिए? वो 1000 ईस्वी माना जाना चाहिए। ठीक है ना? कौन सा ईस्वी? तो 1000 ईस्वी। 7वीं सदी से 1000 ईस्वी तक की रचनाएं वो किसमें रचित है? तो अपभ्रंश काल में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसके कारण ही तो इससे अपभ्रंश के काल को संधि काल के तहत की ना, और स्वयंभू जैसे अपभ्रंश के कवियों को हिंदी के कवियों में सम्मिलित किया गया। ठीक है, और उन्हें किस नाम से जाना गया? तो संधि काल। और आदिकाल का नामकरण किस नाम से दिया था? तो इसी के कारण संधि एवं चारण काल नाम से। तो यदि कहीं हिंदी के प्रयोग मिलते हैं तो उसे हिंदी भाषा के विकास की पृष्ठभूमि के रूप में ग्रहण करना ही उचित होगा। ये क्या है कि संदर्भ है। इसमें से अगर प्रश्न नहीं आए तो आप मुझे पेपर के जस्ट बाद में मैसेज कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण है भाई, ये जो टॉपिक है ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये इतना महत्वपूर्ण है। देख लो, इसमें से प्रश्न नहीं आए ना, इसमें जैसे प्रश्न नहीं आए तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हो कि सर आपने ये बताया था, आपने स्क्रीनशॉट भी लेने का बोला था, लेकिन फिर भी प्रश्न नहीं आया। एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, 100% प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है ना? धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये टॉपिक आपको कैसा लगा? आपको समझ में आया है कि नहीं आया? अगर आपको कैसे भी लगे, भले ही कैसा भी लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भी हमें ये टॉपिक है कैसा लगा। ठीक है ना? मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।